नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पर। जैसा कि आप सबको पता है, नई शिक्षा नीति के तहत जो आप सबका ये पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें आज हम जूलॉजी के सेकेंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी पेपर का उसके टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्जाम रिटर्न पैटर्न पर होना है, यानी लिखित परीक्षा जिनकी होनी है, उनके लिए खासकर ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यूनिट नंबर सेकंड के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, ये आपकी जो क्लास रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी, क्योंकि अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जब वो हिंदी मीडियम से इंटर यानी 12th पास करते हैं, जब वो बीएससी में जाते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश उनके समझ में नहीं आती है। इसीलिए आज की ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। इसके पहले फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन मैंने कर दिया था। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि आप सबके एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 दिन या मानकर चलिए 1 महीने का समय बचा हुआ है। इसमें आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है। तो पूरा सिलेबस आप अगर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज देने का जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसमें आप अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट यूनिट आपने देखा होगा, जो भी आपके पहली यूनिट से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा कर दी है। केवल और केवल आपको वही प्रश्न तैयार करने हैं। साथ ही साथ आपको जो मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो मॉडल पेपर भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर 100% वाला मॉडल पेपर होता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा दूसरा क्लास है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 50 शब्द में आपको लिखने के लिए आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही प्रश्न मैंने इसमें चूज किया है जो इस बार पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है हेट्रोग्राफी एंड एंडोसाइटोसिस। हेट्रोग्राफी और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न दिया गया है हेट्रोग्राफी अथवा एंडोसाइटोसिस। तो समझते हैं कि हेट्रोग्राफी क्या होता है अथवा एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस 2021 और 22 के सत्र में लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना इसकी बनी हुई है। इसीलिए आपको इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दिया गया है हेट्रोग्राफी। लाइसोसोम आर फील्ड विथ टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम। दोस्तों, लाइसोसोम ऊतक विघटनीय एंजाइम से भरी एक प्रकार की धमनियां होती हैं। लाइसोसोम ऊतक विघटनीय एंजाइम से भरी एक प्रकार की क्या होती हैं, धमनियां होती हैं। दीज एंजाइम कैटालिस्ट द हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड शुगर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इनमें उपस्थित एंजाइम पॉलीसैकेराइड शर्करा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों के अणुओं के विघटन को उत्प्रेरित करते हैं। हेंस लाइसोसोम हेल्प इंटर सर्कुलर डाइजेशन और फूड मटेरियल्स। अतः जो लाइसोसोम होते हैं दोस्तों, अतः लाइसोसोम पोषक तत्वों के अंतराकोशिकीय पाचन की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो लाइसोसोम है वो एंडोसाइटोसिस में क्या करता है, कोशिका में जो पोषक तत्व हैं, यानी लाइसोसोम पोषक तत्वों के जो अंतराकोशिकीय है, अंतराकोशिकीय पाचन है, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी सहायता करते हैं। ओके, इन द सेल पिनासाइटिकोकुलस फॉर्मेट आफ्टर एब्जॉर्बिंग लिक्विड फूड एंड फेगोसिटिकोकुलस फॉर्मेट आफ्टर द डाइजेशन ऑफ सॉलिड फूड कम इन कांटेक्ट विथ लाइसोसोम। कोशिका में तरल भोजन के अवशोषण के फलस्वरूप जो बनी पिनोसाइटिक धमनियां तथा ठोस पदार्थ के अंतराग्रहण से बनी फैगोसाइटिक धमनियां जब
लाइसोसोम के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है कि लाइसोसोम जो होता है वो फटकर उनमें पाचक एंजाइम का स्रावित करता है, जिससे उनका क्या होता है, पाचन हो जाता है, और इसी क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लाइसोसोम ब्रस्ट एंड रिलीव डाइजेस्टिव एंजाइम सो दैट फूड में बी डाइजेस्टेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ओके, अगर एंडोसाइटोसिस पूछा जाए कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है तो आप बताएंगे कि लाइसोसोम ऊतक विभिन्न एंजाइम से भरी एक प्रकार की धमनियां होती हैं। इनमें उपस्थित एंजाइम पॉलीसैकेराइड शर्करा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों के अणुओं के जो विघटन से ये उत्प्रेरित करते हैं। अतः जब लाइसोसोम पोषक तत्वों के अंतराकोशिकीय पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, और कोशिका में जब तरल भोजन के अवशोषण के फलस्वरूप जो बनी पिनोसाइटिक धमनियां होती हैं तथा जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस भोजन होते हैं, उनके ग्रहण से, अंतराग्रहण से बनी फैगोसाइटिक धमनियां जब लाइसोसोम के संपर्क में आ जाती हैं तो लाइसोसोम फट करके उनमें पाचक एंजाइम क्या करता है, स्रावित करता है, जिससे क्या होता है कि इनका पाचन शुरू हो जाता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी क्या होती है, इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ऑटोग्राफी। लाइसोसोम, देखिए इसमें देखें चाहे एंडोसाइटोसिस हो या ऑटोग्राफी, इसमें लाइसोसोम का बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। ठीक है, तो लाइसोसोम का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑटोग्राफी समझते हैं कि ऑटोग्राफी होता क्या है। लाइसोसोम आर हेल्प इन रिमूविंग डेड सर्कुलर ऑर्गेनल एंड टिश्यू। लाइसोसोम मृतिक ऊतक कोशिका को हटाने का कार्य करता है। लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है, ऑटोग्राफी में जो मृतिक ऊतक होते हैं उन कोशिकाओं को हटाने का कार्य करता है। द लाइसोसोम्स ऑफ दीज सेल ग्रो एंड ब्रश टू रिलीज द एंजाइम विच डिस्टोर द सेल्स। इन कोशिकाओं में लाइसोसोम वृद्धि करके फट जाते हैं, जिससे इनमें एंजाइम मुक्त होकर के कोशिका को नष्ट कर देती है। अब लाइसोसोम का महत्व समझ लेते हैं कि लाइसोसोम का महत्व क्या है। देखिए ऑटोग्राफी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि लाइसोसोम क्या करते हैं, मृतिक जो ऊतक होते हैं कोशिका को हटाने का कार्य करता है। तो इन कोशिका में जो लाइसोसोम वृद्धि करके, जब इन कोशिका में जो लाइसोसोम वृद्धि करता है तो क्या करता है, फट जाता है, जिससे एंजाइम जो होता है वो मुक्त होकर के कोशिका को नष्ट कर देता है। अब सिग्निफिकेशन आप लाइसोसोम समझते हैं कि लाइसोसोम का महत्व क्या है। लाइसोसोम परफॉर्म द इंटरसर्कुलर डाइजेशन इन प्रोटोजोनास एंड सम मेटाजोनास। दोस्तों लाइसोसोम प्रोटोजोआ तथा कुछ मेटाजोआ प्राणियों में पोषक पदार्थों का अंतराकोशिकीय पाचन करते हैं। जो लाइसोसोम होते हैं वो प्रोटोजोआ तथा अन्य कुछ जो मेटाजोआ प्राणियां हैं उनमें पोषक तत्वों का अंतराकोशिकीय पाचन करते हैं। ये पहला इसका सिग्निफिकेशन है, पहला महत्व है लाइसोसोम का। दूसरा है इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंस दीज लीड टू द ऑटोग्राफी ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में कोशिकाओं में स्वापाचन में ये सहायक करते हैं, कौन, लाइसोसोम। ठीक है, तीसरा इसका जो महत्व है द रिलीज एनर्जी फ्रॉम एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फैट्स इटीसी एंड स्टोर इन द सेल। दोस्तों कोशिकाओं में संचित वसा आदि ऊर्जा उत्पादक खाद्य पदार्थ का संकलन कर कोशिका उपयोग को मुक्त करता है। ये कार्य किसका है, लाइसोसोम का। चौथा इसका दिया गया है टू डिस्ट्रॉय द ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड ऑर्गेनेल्स एंड टॉक्सिक प्रोटीन्स। टूटे या नए हुए कोशिकांगों या विषैले प्रोटीन को क्या करता है, लाइसोसोम नष्ट करता है। टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया वायरस प्रोटीन्स एंड एंटीजेनेसिस इंटर्ड इन द सेल। कोशिका में प्रवेश बैक्टीरिया वायरस प्रोटीन अणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। टू एब्जॉर्ब द ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभेदन के समय कोशिकांगों का अवशोषण करना लाइसोसोम का कार्य है। डाइजेशन ऑफ याल्क ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूण वर्धन के समय यॉक का पाचन करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है।
8वां इसका सिग्निफिकेशन है ये टू एब्जॉर्ब द ऑर्गेनल ड्यूरिंग द बोन फॉर्मेशन। अस्थि निर्माण के समय कोशिकाओं का अवशोषण करना किसका कार्य होता है? लाइसोसोम का कार्य होता है, लाइसोसोम करता है। और 9वां इसका है, 9वां सिग्निफिकेशन ये दिया गया है टू डिसॉल्व द ओरेन मेम्ब्रेन फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने के लिए अंडाणु की झिल्लियों का विलयन कौन करता है? लाइसोसोम करता है दोस्तों। तो लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम का सिग्निफिकेशन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर लाइसोसोम, व्हाट आर लाइसोसोम या व्हाट इज लाइसोसोम एंड गिव इट्स सिग्निफिकेशंस। तो सिग्निफिकेशंस यानी महत्व, तो आप कम से कम 8 से 10 महत्व बताएंगे और ये शॉर्ट में पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा? ये शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा हमेशा, ठीक है। और जब ये शॉर्ट टाइम में पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको कुल मिलाकर के 8 नंबर मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, ठीक है। तो इतनी बात से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न समझते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा जो प्रश्न है वो है न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कहते हैं। न्यूक्लियर सैप या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं इसको। हिंदी में इसे कहा जाता है दोस्तों केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। इट इज़ द ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैन्युलर एंड होमोजीनियस मिक्सचर मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये दोस्तों क्या होता है, जो केंद्रक द्रव्य होता है ये पारदर्शी, अर्धठोस और अणिकामयी तथा एक सार मैट्रिक्स केंद्रक में पाया जाता है। प्राइमरली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोमेनास मटेरियल एक्टिंग एज मेन साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। प्रारंभिक अवस्था में ये प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है। ये किससे बना होता है दोस्तों? प्रारंभिक अवस्था में ये प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है जिसमें मुख्यतः एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं। जिसमें क्या होती हैं? एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं। द न्यूक्लियर कंपाउंड्स सच एज क्रोमेटिन ट्रेड्स एंड द न्यूक्लियस रिमेन्स सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों इनमें न्यूक्लियर अंगक जैसे क्रोमेटिन धागे का न्यूक्लियोस संयोजित रहते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा लवण भी पाए जाते हैं। बिसाइड इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड मिनरल्स, ठीक है, या मटेरियल्स या मिनरल्स आपको ध्यान रखना है। मिनरल्स को इसलिए हम इसमें यूज करते हैं क्योंकि अधिकांश जब हम यूज करते हैं किसका, जब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो तो न्यूक्लिक अम्ल जब आता है तो उसमें प्रोटीन और लवण भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। केंद्रक द्रव्य क्या है? तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का पारदर्शी, अर्धठोस तथा एक सार मैट्रिक्स होता है जो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में अगर बात करें तो ये प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना होता है जिसमें मुख्यतः एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है। केंद्रक द्रव्य में क्या होती है? एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियर अंगक जैसे क्रोमेटिन धागे तथा न्यूक्लियोस संयोजित रहते हैं। और इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा लवण भी पाए जाते हैं। ये है केंद्रक द्रव्य का खासियत और यही सी को कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक द्रव्य आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। एंडोसाइटिस और ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिस। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में खंडित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सबसे पहले यहीं पर आप समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% आना है इस बार आपके एग्जाम में, तो इसीलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में खंडित होने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इट मे बी अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक कंडीशन और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, यानी कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति दोनों में हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ऑक्सीजन की
चाहे अनुपस्थिति हो या उपस्थिति हो, दोनों रूप में उपलब्ध हो सकता है। द एंजाइम्स फॉर दिस प्रोसेस आर फाउंड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द सेल आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्रिया में संचालित करने वाले एंजाइम कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर विद्यमान रहते हैं। In this process 2 ATP are utilized and 4 ATP are produced। इस क्रिया में 2 ATP अणु प्रयुक्त होते हैं और 4 ATP उत्पन्न करते हैं। 2 का यूज किया जाता है और ये 2 मिलकर के 4 बनाते हैं, यानी 4 उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपसे ग्लाइकोलाइसिस पूछा जाए दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे कि ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में खंडित होने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह क्रिया यानी कि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है। इस क्रिया में संचालित करने वाले एंजाइम कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर उपस्थित रहते हैं। इसमें 2 ATP हम यूज करते हैं और हमें 4 ATP उत्पन्न करके देता है, यही है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और जो भी भाई बंधु हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो इस बार पूछा जाना है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है और कभी कभी ये लॉन्ग में पूछा जाता है। जब ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूछा गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है दोस्तों, तब ये पूछा जाता है व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, तब ये आपको 10 नंबर देता। अभी आपको ये 7.5 नंबर या 5 नंबर देगा। जब भी स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा और प्रत्येक पॉइंट के बारे में लिखना होगा। देखिए, जैसे मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना ऐसे ही लिख करके आप तैयार कर लेते हैं, पूरा का पूरा तैयार कर लेते हैं, तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं आपकी कॉपी में, अगर आपने अच्छे से लिखा है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं कणांग। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? कणांग कहते हैं। तो समझते हैं कि कणांग क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर में बनाना है, चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट RBCs ऑफ हाइगर एनिमल्स। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ण विकसित लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त अन्य सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज सिंथेटिस एंड प्रोवाइड एनर्जी ATP टू द सेल। दोस्तों, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए ATP उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इसकी परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एज द रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 2 मेम्ब्रेन एंड 2 चैम्बर्स। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिए गए अध्ययन से पता चलता है, ये पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 परत और 2 कक्ष होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? 2 परत तथा 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा जब इसे देखा गया, अध्ययन किया गया, तो पता ये चला कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 2 मेंबर्स एंड 2 चैम्बर्स, यानी कि ये 2 परत और 2 कक्ष इसमें पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है आउटर मेम्ब्रेन। पहला जो होता है दोस्तों आउटर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि बाह्य परत क्या होती है इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद में फिर समझते हैं इनर परत क्या होती है। इनर मेम्ब्रेन 2 प्रकार के हैं इसमें। ठीक है, जहाँ पर आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब पूछा जाता है तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप ये ज़रूर बताएं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के 2 परत एवं 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, पहला दिया गया बाह्य परत जिसे आउटर
मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज, अब समझते हैं आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है। इट इज ए कंटिन्यूअस एंड स्मूथ मेम्ब्रेन सराउंडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। इट हैज 60 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। दोस्तों ये आविरल एक कणकीय होता है तथा ये कणांक की बाहरी आवरण बनाती है। ये कणांक की जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो परत है बनाती है, इसकी मोटाई जो होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है, चलिए इनर मेम्ब्रेन को समझते हैं कि इनर मेम्ब्रेन क्या होता है। इट लाइज इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। द इनर मेम्ब्रेन इज growth into many tubular expansions called the cytics and mitochondrial crust। दोस्तों आंतरिक जो परत होता है, आंतरिक परत, यह बाह्य परत के नीचे स्थित होता है। जो बाहरा है इनर परत, इसके अंदर स्थित होता है, इसके अंदर स्थित होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 60 एंगस्ट्रॉम होती है। इस परत पर अनेकों अंगुली के समान उभर या प्रवर्धन होते हैं जिसे क्रस्टी या कणांगीय क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका दिया गया है द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वाय अथवा मध्य कक्ष। वाय अथवा मध्य कक्ष क्या होता है? द शेप बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इट इज फिल्ड विथ द ए फ्लड। दोस्तों वाय या मध्य कक्ष क्या होता है? बाह्य एवं आंतरिक परत के मध्य को स्थान को मध्यस्थ कक्ष अथवा बाह्य कक्ष कहते हैं। इनमें क्या भरा रहता है? इनमें द्रव्य भरा रहता है। चौथा है द मैट्रिक्स स्पेस, भीतरी या आधारक कक्ष। ये क्या होता है? द इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स ए लार्ज स्पेस कॉल्ड द मैट्रिक स्पेस। द क्रस्टी प्रोजेक्ट इन दिस स्पेस। In this space, the chamber is filled with gel-like matrix. The matrix contain fibers, crystal, and genesis, many of enzymes, several identical copy and circular DNA, 17S ribosome and tRNA etc. समझते हैं इसको। द मैट्रिक स्पेस क्या होता है हिंदी में? देखिए भीतरी या आधारक कक्ष इसे कहते हैं। ये कक्ष जो होता है ये बड़ा होता है अथवा भीतरी परत से आवृत्ति द्वारा बना होता है। इसमें जेल के समान आधारक मैट्रिक्स भाग होता है और इस आधारक में तनुक कण, सैकड़ों एंजाइम, वृत्ताकार डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां, 70 राइबोसोम तथा ट्रांसफर आरएनए आदि इसमें। इसकी पूरी संरचना को अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किस प्रकार से इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए ये पूरा का पूरा जो संरचना दिया गया है दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे आप इसमें ये देखिए दिया गया है चित्र झिल्लियों, कक्षाओं एवं क्रस्टों के प्रदर्शन युक्त एक माइटोकॉन्ड्रियन का सिलेक्शन। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या होता है। आउटर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? देखिए आउटर मेम्ब्रेन जब आपने पढ़ा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहरी परत आप देख रहे हैं, ये बाहरी परत जो किनारे से रेड वाले से है, ये इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं दोस्तों? आउटर मेम्ब्रेन। और इसे यानी बाहरी परत कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 60 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। अगर बात करें इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन कौन सा होता है? ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। ये जो आप टेढ़ा देख रहे हैं ना, ये इस प्रकार का लकीर, ये होता है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आपने देखा कि ये जो परत होती है ये नीचे स्थित होती है। ये कहाँ होती है? जो बाहरी परत है उसके नीचे, ये बाहरी परत है इसके नीचे स्थित है। इसकी मोटाई भी कितनी है? 60 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। और इसकी परत पर अनेकों उंगली के समान, देखिए उंगली के समान बना नहीं, उंगली के समान क्या हुआ? उंगली के समान उभार या प्रदर्शन यानी प्रवर्धन होते हैं, यानी बिंदी होती है। ठीक है, उंगली के समान, जिसे क्या कहते हैं? इसे क्रस्टी कहते हैं। इसे जो ये है ये इसी को क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। ठीक है, अब आउटर चैम्बर देखते हैं कि आउटर चैम्बर क्या होता है। आउटर चैम्बर जो आप ये देख रहे हैं ये इस प्रकार से आया हुआ है, इसे कहते हैं आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर F1 पार्टिकल्स यहाँ पर देखेंगे। F1 पार्टिकल जो ये आपके छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, F1 पार्टिकल हैं। फिर आप डीएनए आप देखेंगे। डीएनए का काम ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से
अंगूर के गुच्छेदार के तरह। ये क्या है आपका, ये आपका डीएनए है, यहाँ पर डीएनए होता है। क्रस्टी क्या है इसमें, क्रस्टी ये आप देखेंगे जो ये इस प्रकार की संरचना आई है यहाँ पर, इसे कहते हैं क्रस्टी। इसको क्या कहते हैं, क्रस्टी कहते हैं। और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ये आपका जो दिया गया है, ये आउटर मेम्ब्रेन के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके लास्ट इसके उसके अंदर वाली सेकंड थर्ड जो अंदर है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच में है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। अब राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम आप देखेंगे तो राइबोसोम मिलेगा आपको ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। और इनर चैम्बर इसे कहते हैं, इनर चैम्बर किसे कहते हैं, ये इनर चैम्बर आपका है। ठीक है, यहाँ तक ये क्या है, इनर चैम्बर्स होता है। तो इसी प्रकार से आपको पूरी की पूरी संरचना बनानी होगी, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको कंप्लीट नंबर भी दिया जाएगा। चलिए आगे समझते हैं F1 पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इनके बारे में भी समझते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, F1 पार्टिकल और सब यूनिट्स ऑफ द फिनार्डिस मारेन। समझते हैं F1 पार्टिकल और सब यूनिट्स क्या होती हैं, यानी कि F1 कण अथवा फर्नाडीज मारेन की जो उप इकाइयाँ हैं वो क्या थी। द मैट्रिक्स फैगिंग साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द क्रस्टी रिमेन्स covered with the spherical particle 19 एंगस्ट्रॉम in diameter। दोस्तों क्रस्टी की परत के आधारक की ओर जो इसके आधारक की ओर वाली संरचना है, यानी सतह है, यहाँ पर क्या होता है 90 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले अनेकों कण लगे होते हैं। द पार्टिकल कंटेन ए स्टैल्क एंड बेस। इन कणों का एक आधार और एक स्तंभ होता है। दीज आर अरेंज एट ए डिस्टेंस टू 100 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों दोनों कणों के मध्य की जो दूरी होती है वो लगभग 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। दियर मे बी 100 यानी 10,000 एंड 1 lakhs F1 पार्टिकल इन ए माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों F1 कण ये ऑक्सीसोम इसे कहते हैं, F1 कण या इसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। एक कणांग में यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है न्यूक्लियस। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। डिफाइन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ठीक है, कोशिका की नाभि को परिभाषित कीजिए। इसे कोशिका की नाभि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये बताइए व्हाट इज न्यूक्लियस, डिफाइन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। तो न्यूक्लियस को समझना होगा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए दे दिया है, क्योंकि आप सभी लोग इसको तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो समझते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द DNA कंटेनिंग रीजन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में DNA युक्त नेत्र के नाभिक केंद्र को क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज DNA कंटेनिंग रीजन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। इट कंट्रोल द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड कैरी द इनहेरिटरी इंफॉर्मेशंस। दोस्तों नाभिक कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है, और इसमें समस्त आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करता है। ठीक है, all eukaryotic cell except Becher RBC contain nucleus। दोस्तों इसमें समस्त आनुवांशिक सूचना को जो करता है, क्या करता है, संग्रहित करता है, और पूर्ण विकसित स्तन पोषित लाल रक्त कणिकाओं को ये कंटेन करता है। न्यूक्लियस यानी क्या करता है, ये कंटेन करता है। ठीक है, इंटरफेज केंद्रक की ये संरचना दी गई है। केंद्रक की संरचना को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा केंद्रक समझना। अगर आप केंद्रक समझ गए तो ये जान लीजिए कि बहुत ही आप बड़ी चीज़ सीख गए, क्योंकि इसमें आपको बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर होंगे जो हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए न्यूक्लियस होता क्या है, तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियस जो है ये कोशिका के समस्त रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका पूछेंगे तो कोशिका तो आपको पता ही है। तो अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियस, तो आप ये बता दीजिए कि कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना न्यूक्लियस का काम है। इसमें समस्त जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसको ये संग्रहित करता है, और पूर्ण विकसित जो स्तनपोषी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको भी ये कंटेन करता है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके फिगर को हमें समझना होगा। ये पूरा का पूरा फिगर जो आप देख रहे होंगे ये
आपका न्यूक्लियस है, पूरा का पूरा ये न्यूक्लियस दिया गया है, ठीक है। न्यूक्लियस, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उनको हम समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप पूरा का पूरा, तभी आपको कंप्लीट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ये जो आप पहला देख रहे हैं धारीदार, ये आपको ये चीज़ जो दिया गया है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया है, ये दिया गया न्यूक्लियस, इसके सबसे किनारी जो किस किनारे का आवरण है इसे क्या कहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जो आउटर के बाद में ये जो पूरा का पूरा आपको स्पेरिकल लाइन दिख रही है, ये पूरी की पूरी, ये क्या है दोस्तों, ये आपका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो ये आप इस प्रकार से संरचना देख रहे हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक। केंद्रक ये आपका केंद्रक है जो सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्रक कहाँ स्थित है, ये बीच में आपका केंद्रक है, ठीक है, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी में इंक्लूड होते हैं राइबोसोम। तो इसको पूरा का पूरा आप संरचना इसी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो समय है नहीं संरचना को समझाने का, एक एक पॉइंट समझाने का, हालांकि मैंने आप लोग को बता दिया है, इसलिए मैंने इसमें दे दिया है कि आप इस फिगर को पूरा का पूरा तैयार कर पाएँ और इस प्रकार से आप अपना आंसर राइटिंग कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं एटीपी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एटीपी की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एटीपी। आपको जल्दी ही मैंने जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिया है और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा एटीपी जो प्रीवियस ईयर का है वहाँ पर पूछा 2 क्वेश्चन एटीपी से पूछे गए थे, ठीक है। अब एटीपी होता क्या है इसका सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एटीपी बार बार पढ़ रहे हैं आप, एटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसके बारे में समझते हैं। जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये क्या, एटीपी इज ए हाई एनर्जी बॉन्ड रिलीज आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजुअली फैट और कार्बोहाइड्रेट थ्रू ए सीरीज ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी एक उच्च ऊर्जा ब्रांड है, एक प्रकार की उच्च ऊर्जा ब्रांड है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम नियंत्रित श्रृंखला द्वारा ऑक्सीकरण या खंडन होने से क्या करता है, निर्गत करता है। एटीपी इज कंपेयर्ड द प्यूरिन एडानिन लिंक टू द 5C सुगर राइबोस पेंटोस एंड 3 फास्फेट ग्रुप्स। दोस्तों एटीपी प्यूरिन एडानिन ब्रांड के 5 सुगर राइबोस पेंटोस तथा 3 फास्फेट समूह से जुड़ने से बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए एटीपी किससे मिलकर बने होते हैं तो आप बताएंगे एटीपी प्यूरिन एडानिन ब्रांड के 5 सुगर राइबोस पेंटोस तथा 3 फास्फेट समूह के जुड़ने से बनते हैं। जब 2 ब्रांड वाले फास्फेट का समूह हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो क्या होता है कि 30.6 kg क्षमता में ऊर्जा यहाँ पर निर्गत होती है, ठीक है। वेयर एज द 3rd फास्फेट ग्रुप इज हाइड्रोलाइसिस द एनर्जी यील्ड इज ओनली 3.8 kg, ठीक है। यानी कि जब तीसरा ब्रांड जो होता है उसके जो फास्फेट समूह हैं जब उनका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है तो केवल 13.8 kg क्षमता ऊर्जा ही उत्पन्न हो पाती है। यही इसकी इम्पोर्टेंस है एटीपी की। जब एटीपी पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि एटीपी की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले एटीपी की जो आवश्यकता है वो इसकी आवश्यकता क्यों है दोस्तों, इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि जब मुख्यतः हम कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के नियंत्रण में जब ऑक्सीकरण या खंडन करते हैं किसी भी जो बने हुए बॉन्ड सल्फेट हैं या कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम वर्क करते हैं तो यहाँ पर 2 बॉन्ड फास्फेट का समूह जो होता है वो हाइड्रोलिसिस होता है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस क्रिया में एटीपी की मुख्य भूमिका होती है।
ठीक है। अब एटीपी तो आपको पता ही चल गया कि कैसे बनता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है। एटीपी जब बनता है जब 2 एडानिन और प्यूरिन के प्रांत के 5 शुगर राइबोस हों और पेंटोस हों तथा 3 फास्फेट समूह हों, जब एक ये क्या हो आपस में जुड़ जाएं तब एटीपी का निर्माण होता है। और जब 2 बॉन्ड वाले फास्फेट समूह का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो ये क्या करते हैं 30.6 kg क्षमता वाली ऊर्जा निर्गत करते हैं। ठीक है। और ये सबसे एटीपी क्या है, एटीपी एक उच्च ऊर्जा का ब्रांड है। अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम। राइबोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो समझते हैं दोस्तों कि राइबोसोम क्या होता है। सर्वप्रथम राइबोसोम की जो खोज की थी वो पैलाडे ने की थी 1953 ईस्वी में। 1953 में राइबोसोम ने इसकी खोज की थी। तो प्लाडे इन 1953 first reported the presence of row of small particles adhering to outer surface of ER। सर्वप्रथम प्लाडे ने 1953 में ER की बाहरी सतह पर कुछ छोटे कणिकाओं पर चिपके हुए देखा था इनको। These particles are rich in RNA and called as ribosome। वह कणिकाएं आरएनए से भरी हुई थी, अतः इनका नाम राइबोसोम रखा गया। अब समझते हैं राइबोसोम के पूरे टॉपिक को। दोस्तों राइबोसोम की जो खोज की गई थी वो किसने की थी, पैलाडे ने की थी। कब की थी, 1953 ईस्वी में की थी। कैसे हुई इसकी खोज, पैलाडे ने सर्वप्रथम इसे बाहरी सतह पर कुछ छोटे छोटे कणिकाओं में इनको चिपके हुए देखा और जो छोटे छोटे कण थे वो आरएनए जो होता है उससे भरे हुए थे, इसीलिए इसका नाम राइबोसोम रखा गया। ठीक है। ए पार्ट ऑफ ईआर दे आर आल्सो फाउंड इन स्केलेटेड इन साइटोप्लाज्म। ईआर के अतिरिक्त ये कोशिका द्रव में छितरी हुई होती हैं। समटाइम दे कैन ऑब्जर्व इन न्यूक्लियस। कभी कभी ये नाभिक के अंदर भी मौजूद पाई जाती हैं। दीज मेजर अबाउट 100 to 150 angstrom in diameter and contain about 40% RNA and 60% proteins। दोस्तों इनका आकार लगभग 100 से 150 एंगस्ट्राम व्यास का होता है। 100 से 150 एंगस्ट्राम व्यास का होता है तथा इसमें 40% आरएनए तथा 60% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। देयर इज नो लिपिड कंटेन इन राइबोसोम। परंतु इनमें वसा नहीं पाई जाती है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ईच राइबोसोम इज एग्रीजनेशन ऑफ 2 सब यूनिट एंड one is larger and dome shaped and the outer form of cap like the structure। प्रत्येक राइबोसोम जो होते हैं दोस्तों वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिनमें एक बड़ी गुम्बदानुमा तथा दूसरी टोपी के आकार की होती है। कभी कभी क्या होता है कि राइबोसोम गुच्छों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें पॉलीसोम तथा पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम आकर 2 कैटेगरीज। राइबोसोम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका 17S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम फाउंड इन यानी कि 17S राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों जो 17S राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया जब भी आपसे पूछा जाए राइबोसोम, तो राइबोसोम में आपको बताना है कि राइबोसोम 17S राइबोसोम में क्या पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ठीक है। तो राइबोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो इस प्रकार से आपको लिखना है, केवल और केवल इतना ही तैयार करना है, इसके अलावा और को कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करेंगे, विभिन्न बुक से लिखने की प्रयास करेंगे तो आप फिर तैयार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो आप तैयार करिए एक ही तैयार करिए, चाहे जो क्वेश्चन तैयार करिए। ठीक है। और इसको बार बार आप लिखने का प्रयास करिए। तो इस यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको मैंने आप लोग को बता दिया है। अब इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा।
इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से आप इस PDF को लेकर के और इस क्वेश्चन आंसर को तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में एक बार और बैठ जाएं, और जब आप दोबारा इसको रिपीट करें तो आप दोबारा अपने मन से लिखने का भी प्रयास करें। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।